धीरे 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 करके आपने पार्टी में पैठ बनाई, आप राजनीति में इतने हैं, कितना बदलता आप देखते हैं? आप चूँकि लंबे समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो कोंडागांव को कितना बदलते देखा है आपने? कोंडागांव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोंडागांव बहुत विकास किया। 11 की 11 सीट जीतने की बात करें, लेकिन जो पिछला कार्यकाल रहा है, यहाँ से दीपक बैज जी रहे और वहाँ से तो मोहन मंडावी जी रहे कांकेर से, कैसे देखते हैं दोनों को काम को? चूँकि आप जिला अध्यक्ष है, दोनों तरफ नहीं, मोहन मंडावी जी ने काफ़ी काम किया और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आज भी उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन वो 24 घंटा पार्टी को समय दे रहे हैं। जी नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है सर दोनों पार्टियों में कि उनके समय में ये काम नहीं हुआ, हमारी सरकार थी तब हुआ था। नहीं, हम तो डंके की चोट में बोलते हैं। अभी आप देख रहे हो कौन सी ऐसी सरकार है जो 3 महीने के अंदर, हमने 25 तारीख को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही, 3716 करोड़ रुपए दिया। महतारी वंदन का पैसा हमने समय पर डाला। आपको लगता है कि इस योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ पर विकास होगा, कैंप खोले जाएंगे, ऐसा कहना है? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना लाई और गांव का विकास हो, नक्सली पीछे हटें। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में आपने देखा कि नक्सली पीछे हटे थे, उसका कारण विकास था। दीपेश अरोड़ा जी कहाँ तक अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो सोचता है उससे ज़्यादा मिलता है। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व दिया, जो जिले का सर्वोच्च पद होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और हम निकल चुके हैं अपने चुनावी यात्रा में। और चुनावी यात्रा में हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो जीत में एक महती भूमिका निभाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं कोंडागांव ज़िले में और कोंडागांव ज़िले से भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं दीपेश अरोड़ा जी, वही हमारे साथ हैं। कैसी है रणनीति, क्या है उनका विज़न और इस बार क्या कुछ माहौल रहने वाला है चुनाव में, इन सब पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है दीपेश जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। चूँकि मैंने पहले ही कहा सर जीवन के बारे में, तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए। हमने अपने स्तर पर तो शोध किया लेकिन उतना ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, तो आज संयोग बना है आपसे बातचीत करने का। तो आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसे राजनीति में आए, आपकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा सा सर। मैं 12th तक की शिक्षा कोंडागांव से प्राप्त किया, यहीं से, और उसी समय से एक इच्छा थी कि राजनीति में आऊँ। छात्र जीवन से भी राजनीति में था। कॉलेज में CR का चुनाव जीता, फिर किसी कारणवश रायपुर शिफ्ट हो गया पढ़ने के लिए और 98 में वापस लौटा। तब से निरंतर पार्टी का काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे अनेक दायित्व दिए, सभी में मैं सफलतापूर्वक और मेहनत से जो भी दायित्व मुझे मिला, मेहनत और लगन से उसे मैंने पूरा किया। रायपुर में आप पढ़ाई करने गए, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की सर आप? मैं BCom रायपुर से किया। BCom करने के पश्चात वापस कोंडागांव आ गया और आकर के 98 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो कार्य सौंपा, जो दायित्व दिया, वो मैंने काम फिर से 98 से शुरू किया। यहाँ आने के बाद राजनीति में जुड़े कि वहाँ छात्र राजनीति से? नहीं, राजनीति में कोंडागांव से ही जुड़ा हुआ था। कोंडागांव मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की और यहाँ उस टाइम पटवा जी की सरकार थी और छात्र संघ के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में मैंने भाग लिया और क्लास CR के चुनाव में मनोनीत होता है वो, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि कोई मेरे सामने खड़ा हो गया और उस चुनाव को मैंने जीता। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर चला गया। मुझे ऐसा लगा कि आगे रायपुर में पढ़ना चाहिए, तो पढ़ाई के लिए रायपुर चला गया। और कुछ शौक़ भी था आगे बढ़ने का कि रायपुर रह कर के व्यापार जो भी करूँगा रायपुर में करूँगा, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वापस 98 में कोंडागांव आ गया। मेरा परिवार आज भी रायपुर में रहता है। अच्छा, तो कोंडागांव के साथ आपका जुड़ाव रहा भारतीय जनता पार्टी? हाँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं सब कुछ रहा, यहीं से राजनीति सीखा। और जब राजनीति में आया तो मंगल राम उसेंडी जी पहला चुनाव लड़े, उसमें भी मैं बूथ का अध्यक्ष भी था और उस टाइम बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, तो पोलिंग बूथ एजेंट जो होता है वो मुझे बना के भेजा गया था। मैं उस टाइम पहला वोट भी डाला और पोलिंग एजेंट के रूप में भी काम किया। पोलिंग एजेंट के रूप में आपने काम किया, वहाँ से आपने लगातार और किन किन पदों पे आप रहे सर? वहाँ से आपने बताया कि मैं 98 में आया और सबसे पहले मुझे आते ही मंडल में दायित्व मिला। साथ साथ में उसी समय मुझे
व्यापार प्रकोष्ठ हमारा एक हुआ करता था उस टाइम, तो उसका मैं जिला का महामंत्री बना, फिर जिला के महामंत्री के बाद जिला का उसका अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा व्यापार प्रकोष्ठ का, बस्तर संभाग का प्रभारी भी रहा, जिले में मंत्री के रूप में मैं काम किया, और आपका आईटी सेल बना जब पहली बार, तो उसका पहला जिला संयोजक भी रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल पहली बार जो गठन हुआ उसका छत्तीसगढ़ में, उसका पहला जिला संयोजक भी रहा। उसमें प्रदेश, हाँ, कोंडागांव जिले का, और उसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा। 19 में मुझे पार्टी ने योग्य समझा और मुझे जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दी। 19 से मैं लगातार अभी तक जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे जिला कार्यकाल में मैंने कोंडागांव नगर पालिका, केसकाल, फरसगांव नगर पंचायत और अभी दोनों विधानसभा मेरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को जीत के दिखाई। हमारे नीचे सहयोगी बहुत मेहनत की, ये कठिन सीट थी। हम दोनों सीट केसकाल और कोंडागांव में हमने विजय हासिल की। मेरे ज़िले में एक हिस्सा नारायणपुर विधानसभा का भी आता है, वहाँ भी हमारे सभी नीचे के कार्यकर्ता चाहे पदाधिकारियों सब ने मेहनत की और अच्छी लीड मिली वहाँ। उस सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुआ। धीरे करके आपने पार्टी में पैठ बनाई, अब राजनीति में इतने हैं, कितना बदलता आप देखते हैं? आप चूँकि लंबे समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो कोंडागांव को कितना बदलते देखा है आपने? कोंडागांव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोंडागांव बहुत विकास किया। कोंडागांव में कई चीज़ें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कोंडागांव को बिना मांगे, बिना कोई लड़ाई के कोंडागांव जिला बना, जिले का विकास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य था कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस का शासन रहा। यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार के विधायक रहे मोहन मरकाम जी, इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। 10 साल यहाँ का विकास रुक गया और हमारी सरकार बनी है। दोनों जगह हमारे विधायक हैं। कोंडागांव में लता उसेंडी जी हैं, विधायक के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। केसकाल में जो विधायक हैं वो इसी जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और कांग्रेस के शासनकाल में भी कुछ समय वो कलेक्टर रहे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बने, जीते और आज केसकाल के विधायक हैं। दोनों मिलकर के हमारी सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। उन दोनों की मेहनत, हम वापस फिर से जहाँ पिछड़ गए हैं, हमारा जिला विकास की ओर अग्रसर हुए। लोकसभा चुनाव अभी सामने हैं। लोकसभा चुनाव में चूँकि आपने केशकाल, कोंडागांव दोनों की बात की, और दोनों ही अलग अलग लोकसभा सीटों में आता है। केशकाल कांकेर में आता है, कोंडागांव बस्तर में आता है। तो आपकी रणनीति कैसी है? चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो दोनों तरफ का आपका किस तरह से माहौल है? हम चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से पीछे नहीं हटती। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है, और हमारा कार्यकर्ता तभी उत्साह में है। 4 महीना पहले चुनाव हुए, प्रदेश में सरकार बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि 54 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई। हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हमारे दोनों सीटों पे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। चुनाव का कार्य प्रारंभ हो चुका है, निचले स्तर के कार्य पूर्ण हो गए हैं। अब बस्तर लोकसभा का चुनाव 19 को होना है, कांकेर लोकसभा का चुनाव 26 को होना है, जिसमें आपको भी मालूम होगा आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 27 को अंतिम तिथि है। तो पहले चरण में बस्तर का चुनाव होगा, जहाँ पे कोंडागांव विधानसभा आती है। दूसरे चरण में कांकेर लोकसभा का चुनाव होगा 26 को, उसमें केसकाल विधानसभा आती है। हमने विधानसभा चुनाव में लगभग 19,000 की लीड कोंडागांव विधानसभा में ली है, और 5,500 से ऊपर की लीड हमारी केसकाल में है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों जगह की लीड को बरकरार रखते हुए उसमें अप्रत्याशित वृद्धि करेंगे। हमारा लीड कम नहीं होगा, बढ़ेगा। उसमें हमारे काम हैं। हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र निकाला था, उसमें 3 चीज़ें आप देख रहे हो वो पूरी हो चुकी है। जनता भी उत्साह में है, मोदी जी को फिर से बिठाना चाहती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दोनों विधानसभा में हमको अच्छी लीड मिलेगी और दोनों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी को आश्वासन दिया है कि हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीत करके आपको देंगे। 11 की 11 सीट जीतने की बात करें, लेकिन जो पिछला कार्यकाल रहा है, यहाँ से दीपक बैज जी रहे और वहाँ से तो मोहन मंडावी जी रहे कांकेर से, कैसे देखते हैं दोनों को काम को? चूँकि आप जिला अध्यक्ष है, दोनों तरफ नहीं, मोहन मंडावी जी ने काफ़ी काम किया
और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आज भी उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन वो 24 घंटा पार्टी को समय दे रहे हैं, जहां पार्टी उनका वो चाह रहे हैं, और वो पार्टी उनको काम में लगा के रखी भेज रही है। कोई नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं है। वो तो खुद बोलते हैं जितनी मैं कम मार्जिन से जीता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मार्जिन से कांकेर लोकसभा को जिता के लाऊंगा। तो आप ही के समय में चल रहा था कि जब टिकट आया तो कहा जा रहा था कि निष्क्रियता के नाम पर उनका नाम काटा गया है, बहुत से जो सीटिंग सांसद है उनका, तो आपको नहीं लगता? नहीं, निष्क्रियता नहीं बोल सकते। अब पार्टी का एक सर्वे होता है और किसी को टिकट कटेगी तभी तो नए लोग को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोग को मौका देती है। आपने देखा यहाँ भी नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि पुराने पिछली बार उनको दिया, इस बार किसी और को मौका मिलना चाहिए। पार्टी को ऐसा लगा कि वहाँ किसी और का नाम होना चाहिए तो पार्टी ने दूसरे को टिकट दिया। ऐसा कोई हमारे पार्टी में नाराज़गी वाली कोई बात। लगता है भोजराज नाग जी इस बार फिर से जीत दिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत दिलाएंगे। हमारे केसकाल विधानसभा में लीड है, कांकेर में लीड है, अंतागढ़ में लीड है, बाकी जगह भी मोदी जी के नाम से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे 3 माह का अभी कार्य भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा सब, और अच्छे अंतर से कांकेर लोकसभा भी और बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे। बस्तर लोकसभा में तो लगभग 80,000 से ऊपर की लीड में हैं अभी हम, जो लीड मेरे ख्याल से 1 लाख से 1.25 लाख से ऊपर जाएगी। हम कुछ दिन पहले महेश कश्यप जी से भी बात कर रहे थे, जो आपके प्रत्याशी हैं बस्तर से। उन्होंने भी कहा कि इस बार हम जीतेंगे, लेकिन जो मुद्दे यहाँ के हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा बस्तर संभाग के साथ जोड़कर देखी, चाहे नक्सलवाद को लेकर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैसर नहीं हो पा रही है लोगों को। आपको भी लगता है कि कोंडागांव के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे आज भी लोगों को बुनियादी चीज़ें? मैंने कहा ना आपको, उसका मुख्य कारण पिछला 5 साल 18 से 23 कांग्रेस का कुशासन, और उससे पहले 13 से 18 में कोंडागांव विधानसभा में मोहन मरकाम का जीत के आना और बहाना बनाना कि मेरी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करवाया। कोई भी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती, विकास के लिए सबको पैसा मिलता है। उन्होंने उस टाइम बहाना बनाया और अभी सरकार में उनकी नहीं सुनी गई, तो उसका दुष्परिणाम मोहन मरकाम जी को भुगतना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल में आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, चाहे शहरी क्षेत्रों में जाइए, किसी भी आप आम जनता से बात कीजिए, उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे विकास कार्य हुए। पिछले 5 साल में विकास, चाहे आप सरगुजा से बस्तर तक जाइए, विकास कार्य रुक गए थे। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं था। जी नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है सर दोनों पार्टियों में कि उनके समय में ये काम नहीं हुआ, हमारी सरकार थी तब हुआ था। नहीं, हम तो डंके की चोट में बोलते हैं। अभी आप देख रहे हो कौन सी ऐसी सरकार है जो 3 महीने के अंदर, हमने 25 तारीख को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही, 3716 करोड़ रुपए दिया। महतारी वंदन का पैसा हमने समय पर डाला। किसानों को अंतर राशि का पैसा 13,220 करोड़ रुपया, जिस डेट को हमने बताया तो उस डेट को खत्म पैसा डाला। तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। अप्रत्याशित काम पिछले 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में हुए, और जनता को भी पता है कि आने वाला 5 साल पिछले 10 सालों से अच्छा होगा। आप भी इतने साल से पत्रकारिता जगत में होंगे, कोई भी प्रधानमंत्री ये कह के नहीं बुलाया कि मेरी तीसरा कार्यकाल इस तारीख के बाद इस महीने शुरू हो जाएगा। उनको अपनी जनता पर विश्वास है, इसलिए तो उन्होंने 370 का नारा दिया। अपने गठबंधन के लोगों के साथ 400 पार का नारा दिया। तो कहीं ना कहीं तो विश्वास है ना। एक प्रधानमंत्री कह रहा है, सदन में कह रहा है, दोनों सदनों में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून में कर देगी। तो कहीं ना कहीं विश्वास है, उनको पता है कि जनता उनके साथ है। इधर तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी इस बार अब कांग्रेस के पास बचा क्या है, आप देख रहे हैं, वो आपके सामने है। कांग्रेस के शासनकाल में भी आपने देखा 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। चुनाव को कितने महीने हुए थे? मैं तो आपको विश्वास से कह रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 सीट में जीतेगी। कोई पार्टी ये थोड़ी बोलती कि हम चुनाव हार जाएंगे। ये जो केंद्र की जो चुनाव होती है और राज्य का जो चुनाव होता है, इसमें अंतर जो रहता है, आपको भी लगता है कि सबसे बड़ा वहाँ के जनता किस मुद्दे पर वोट देती है? केंद्र में किनको बिठाना है ये आजकल की जनता जान चुकी है, राज्य में किनको बिठाना है ये जनता भांप चुकी है। आप कहीं भी जाएंगे, मैं एक राजनीतिक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ,
मेरा बोलना और एक आम जनता का बोलना में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोलूँगा और कुछ चीज़ें अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक करना है तो उसको मेहनत करके ठीक करूँगा। लेकिन आप जनता से सवाल कीजिए, 10 में से 10 आदमी आपको बोलेगा कि मोदी की सरकार बन रही है। अब मोदी की सरकार बनने के लिए वोट भी देना पड़ेगा, बिना वोट दिए तो सरकार नहीं बनेगी। तो वो तय कर चुका है हमको वोट किसको देना है, जनता ने तय कर लिया है। लेकिन हमको फिर भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वोट निकालना। मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया, पिछले 5 सालों में जो काम किया, राम मंदिर का निर्माण का कार्य, धारा 370 को हटाना और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में सॉल्व हुए, वो सरलता से हो गए। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। मोदी जी का 2047 का सपना विकसित भारत का, तो जनता भी जानती है इसे कौन पूरा कर सकता है। वो सही हाथों में देश की कमान को देना चाहती है। आज की जनता राष्ट्र प्रथम, वो पार्टी नहीं देखती कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेतृत्व राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान तक लेकर जाएगा, वो उसे चुनेगी। विकसित भारत अगर बनाना है तो गांव-गांव तक सुविधाओं को भी पहुंचाना पड़ेगा, बिल्कुल, जो आप सरकारी देखिए, योजना। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं सर जहाँ पानी की समस्या, अभी बिजली की समस्या को लेकर आप ही चिंतित हुए होंगे। यहाँ पे कोंडागांव, ये बिजली की समस्या प्राकृतिक समस्या है। कल अचानक मौसम करवट लिया, आंधी तूफान चला, उससे बिजली के कुछ पोल टूटे, उनके जहाँ पर सर्विस स्टेशन है वहाँ पे आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब ये तो कभी भी हो सकता है, सुविधाएं नहीं है ये नहीं बोल सकते। मेरे घर में एक इलेक्ट्रिक का उपकरण है और शॉर्ट सर्किट से वो ख़राब हो जाता है तो उसको मुझे नया बदलना, रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे ही कल हुआ है, आप देख रहे हैं उसमें काम चालू है, सुबह से पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ एक वोल्टेज का समस्या था, वो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं काम किया, इसीलिए हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोंडागांव, उससे पहले जब कांग्रेस का शासनकाल था, वाकई यहाँ वोल्टेज की समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 132 केवी का यहाँ पे एक स्टेशन बना, उसी स्टेशन से नारायणपुर में बिजली जाती थी। फिर नारायणपुर नया बन गया। अब तीसरा स्टेशन केसकाल की तरफ उसकी डिमांड थी कि बिजली की वाकई यहाँ ज़रूरत है। सिंचाई का अन्य साधन नहीं होने से लोग बिजली के भरोसे रहते हैं। 5 साल में एक भी नया काम बिजली में नहीं हुआ, जो जैसा चल रहा था उससे वो ख़राब हो गया। हमारी सरकार को आए अभी 90 दिन हुए हैं, हम क्या 90 दिन में से दुरुस्त कर लेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं। मैं अभी पिछले 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी कोंडागांव में थे, मैंने और लता सिंह जी उन्होंने अवगत कराया कि कोंडागांव में वोल्टेज की समस्या है। तुरंत रायपुर से टीम आई, जो कार्य करने थे, जो ठीक ठाक जितना अभी सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरत थी उसको पूर्ण करने की कोशिश की और नया सेंक्शन भी आ गया। तो इसको कहते हैं कि काम करने की इच्छा शक्ति, नियत और नीति। कांग्रेस ने 5 साल में क्यों नहीं किया? क्या किया वो? उनको नहीं पता, उनके टाइम में क्या बिजली की आवश्यकता नहीं थी? बिना बिजली के लोग रह रहे थे, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया? आप भी समझते हैं कि रोज़ दिन ब दिन बिजली की मांग बढ़ती है, तो उसके हिसाब से आपको खपत के हिसाब से आपकी उसको उत्पादकता को अपना बढ़ाएंगे तब तो खपत पूरा होगा। लेकिन 5 साल में एक भी नए स्टेशन नहीं बने, सब स्टेशन नहीं बने, तो कहाँ से बिजली की पूर्ति विभाग कर पाएगा? पानी की समस्या भी गाँवों में देखने को मिलती है यहाँ पे गर्मी के दिनों में, उसको लेकर भी हमारा बहुत सारा प्लान था। जल जीवन मिशन आप समझते हैं कि पूरे इंडिया में, आप उसको मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मैं तो कोंडागांव के बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का कार्य फेल था। हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हमको इसको ठीक करने में 2 साल लगेगा। जल जीवन मिशन का पूरा काम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। कहीं पे टंकी नहीं बनी है, कहीं पे बोर नहीं हुआ है, कहीं पे सिर्फ स्टैंड लग गए हैं, पानी नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ जैसा ऐसा लग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को बिल्कुल सख्त निर्देश दिया है कि जहाँ पे कार्य पूर्ण हो गया 2-4-5 दिन में, अगर चालू होने की स्थिति में, 10 दिन की स्थिति में, तुरंत उसे चालू करवाएं। और जो ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए हैं या अधूरा काम किए, उनके काम को निरस्त करके नए सिरे से टेंडर लगा करके जल जीवन मिशन के काम को पूरा किया जाए। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, पैसे से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का एक अच्छा सपना था कि लोगों को मकान के साथ साथ पीने का शुद्ध पानी मिले, जिसमें यहाँ की कांग्रेस सरकार फेल हो गई थी। उसमें भी भ्रष्टाचार किया उसने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने 2 साल का समय उसमें लिखा है, लेकिन मुझे लगता है वो कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाएगा। अब लगातार कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, पानी को लेकर भी कोसे। उससे पहले तो अब जब बीजेपी की सरकार थी, केदार कश्यप जी ही थे, वो जल मंत्री वही थे, तो उनके समय में क्या नहीं? उसके समय जो जरूरत थी सब काम हुए।
आप बताइए ना क्या काम नहीं हुए। जल जीवन मिशन का काम तो केंद्र सरकार का है ना, वो केंद्र सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं की। छत्तीसगढ़ को भी जितना उन्होंने पैसा मांगा, जितनी जरूरत थी पैसा दिया। अब यहाँ की सरकार उस कार्य को नहीं करवा, 1 साल तक वो काम, आपको भी पता है, सेंट्रलाइज होने के कारण रुका रहा। कोर्ट में गया, कोर्ट से भी वो सबको टेंडर मिले, सबको काम मिले, 1 साल तक वो काम रुका रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के कारण कि एक सिंगल व्यक्ति या बड़े लोगों को काम मिल जाए तो उनकी दुकानदारी चलती रहे। 1 साल काम पिछड़ गया। आप कोई भी काम समझते हैं, अगर पानी का काम 1 साल पिछड़ता है तो आप कितना पीछे हो जाते हैं। वो सब तो ठीक है, हमने देखा भी है इधर, जब हम लोग बस्तर के दौरे में गए थे, उधर केसिंग पाइप बिछाई जा रही है और ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जो लोग इतने दिनों से तरस रहे थे शुद्ध पानी के लिए, कम से कम उनको राहत मिलेगी। लेकिन चुनाव है, पिछले अभी हाल ही में जो चुनाव गुजरा है विधानसभा का, उसमें किस ढंग की रणनीति आप लोग अपनाते हैं? चूँकि आप मुखिया हैं जिला के, पार्टी के, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां क्या होती है, कैसे चूँकि आप लोग बहुत से कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं ना कि हमारे यहाँ संगठन में कमजोरी है, अपने आप में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप लोग कैसे मजबूत करते हैं संगठन? नहीं, हमारे यहाँ संगठन में कोई कमजोरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही जो संगठन को खड़े करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में तो एक संगठन कागजों में है, जमीनों तक नहीं है। हमारे यहाँ बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक की इकाई होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश के अध्यक्ष, फिर आपका जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नीचे शक्ति केंद्रों की टीम, बूथ की टीम, उसके बाद हमारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, अन्य इकाइयाँ। इतनी बड़ी इकाई के साथ हम काम करते हैं। हमारे पास मिनिमम बूथ में, कम से कम एक बूथ में 25 मजबूत कार्यकर्ता होते हैं जो बूथ का काम करते हैं। और हम खाली चुनाव के टाइम मैदान में नहीं जाते। हमारे साल भर चलने वाले कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, हमारे महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, इस कार्यक्रम तक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जाती है, ताकि हमारा कार्यकर्ता रिचार्ज रहे। आपको बताया ना, थोड़ी देर पहले आपके सवाल मैंने जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा कार्यकर्ता एक सैनिक के भांति पूरे 24 घंटे तैयार है, कभी चुनाव हो जाए हम उससे डरते नहीं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में है, हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, साधन है। हमारा छोटा सा कार्यालय में भी आपको पूरे साधन संसाधन मिलेंगे। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये लोग मिसयूज़ करते हैं, चुनाव में भी धांधलियाँ कर देते हैं। चुनाव में कैसे धांधलियाँ होंगी आप बताइए? अब ईवीएम पे पर विश्वास नहीं करते। जहाँ पे उनकी सरकार आती है वहाँ ईवीएम ठीक होता है, जहाँ पे सरकार नहीं आती। अभी राहुल गांधी जी ने कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। मुझे बताइए, 18 से 23 किसका कार्यकाल था? जनता ने दिल खोल करके कांग्रेस को वोट दिया। हम 15 सीट में सिमट गए थे, हमने ईवीएम को दोष दिया। सरकार हमारी थी 13 से 18 में। अब जिनको जनता ही नहीं पसंद कर रही है, वो पुराने युग में जाना चाहते हैं। ईवीएम, चुनाव आयोग ने भी 100% कई बार किया है। अगर किसी के मन में भी कोई शंका है तो उससे प्रूफ करे। तो प्रूफ क्यों नहीं करते कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? आप कर्नाटक में सरकार बना लेते हैं, ईवीएम अच्छी है। आप तेलंगाना में सरकार बना लेते हैं, ईवीएम अच्छी है। आप हिमाचल में सरकार बनाते हैं तो ईवीएम अच्छी। आप छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाते, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाते, राजस्थान में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। आप राजस्थान में भी सरकार में थे तब ईवीएम अच्छी थी, अभी हार गए तो ईवीएम खराब हो गई। आपको जनता नकार देती है, आप दोष देते हैं ईवीएम को। आप प्रूफ तो कीजिए कि कहाँ से गड़बड़ी है। जी, अभी कांग्रेस पार्टी भले ही हारी, लेकिन उनकी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं थी जो यहाँ पे अच्छी खासी चल रही थी? क्योंकि एक भी योजना अच्छी नहीं थी। आप मुझे तो लाके बताइए कि जनता, आप कोई भी योजना बता दीजिए। सिर्फ ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक आप देखते हैं कि शहर में बिल्डर होते हैं और वो बड़ा फ्लैट या बंगलो बना के रहते हैं, उसका एक मॉडल बना के रखते हैं, तो मॉडल दिखाने के लिए होता है। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी 36 घोषणाओं को एज ए मॉडल यूज़ किया। वो तो कहते हैं कि हमने गोबर खरीद के, कभी नहीं जानते थे कि गोबर खरीद के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हम गौ पालकों को कम से कम जीवन का आधार दे रहे थे, 2 पैसे आ रहे थे, अब वो भी बंद हो गया। हमने संस्कृति को बचाने की कोशिश की। हमारी सरकार ने कांग्रेस की कोई भी योजना को अभी तक बंद नहीं किया है। हम वाकई अच्छी योजना होगी तो उसको हम धरातल पे हमारी सरकार रखेगी। कोई योजना को भारतीय जनता पार्टी ने बंद नहीं किया है। लेकिन आप कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जानते हैं, कोंडागांव के अंदर भी ऐसे, आज विधानसभा में हमारी विधायिका महोदय ने क्वेश्चन लगाया है कि जिसके घर में 3 जानवर मिलते हैं उसको लाखों रुपए का भुगतान हो जाता है। ये तो सिर्फ कोंडागांव का उदाहरण था। आप
पूरे प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। आपको करोड़ों रुपए का घोटाला सिर्फ गोठान में मिला। आप गोठानों की स्थिति जाके अभी भी देखिए कि गोठानों की क्या हालत है। करोड़ों रुपए जिस गोठान में मुख्यमंत्री जी 2-2 3-3 बार कोंडागांव आए, उनको दिखाने के लिए रातों रात गोठान बना दिया गया, 2-2.5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। जब उस गोठान में मैं जाता हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता है। दूसरे दिन वो लोग बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जब वो लोग गए तो गाय घर चली गई थी, मछली घर चली गई थी, तालाब में पानी भी अपना घर चला गया था, बकरी घर चली गई थी, सुबह आने से फिर वापस आ जाता है वो। तो ऐसी कहानी तो उनके लोग बोले, हम तो बोले नहीं, प्रेस के माध्यम से सामने आया। जो हमने हकीकत दिखाया जनता को कि आपके पैसे का क्या दुरुपयोग हो रहा है। जी, एक जो बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि हमने यहाँ की संस्कृति को बचाने की कोशिश की, यहाँ की बोली भाषा चीज़ें हैं उसको संरक्षित करने की कोशिश की, आपको लगता है ऐसा? अब देखिए, विकास के साथ साथ संस्कृति को बचाए रखना ये कांग्रेस का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 15 साल सरकार में रहे, सबको बराबर सम्मान मिला, हमने भी संस्कृति को, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीटते थे। ये विकास नहीं कर करके अब इनके मुख्यमंत्री जी भौरा खेल रहे हैं, बाटी खेल रहे हैं, बासी खा रहे हैं। बासी पहली बार तो कोई नहीं खा रहा था क्या? बीजेपी के शासन में भी सब त्यौहार होते थे, सब त्यौहार की छुट्टियां होते थे, बराबर त्यौहार, नया चाय हो, नया खाई हो, हरेली का त्यौहार हो। हम भी साथ में किसान, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं गांव के लोगों के साथ जाके त्यौहार मनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संस्कृति और विकास को बराबर एक पलड़े में रखी है कि संस्कृति का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उसमें करोड़ों रुपए विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। ये जमीन में काम कम हुआ, प्रचार प्रसार किसी भी योजनाओं का इतना हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप देखे होंगे कि कोई पिक्चर आती है और उसके तुरंत बाद वो पिक्चर सुपर हिट हो जाती है और दोबारा वो निर्माता बनाता है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। मोहन मरकाम जी ने गोबर खरीदी के बाद एक इनकी सरकार की योजना है कि हम अब 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदेंगे। मैं आज आपके माध्यम से मोहन मरकाम जी से पूछना चाहता हूँ, या आपसे कभी मुलाकात हो जाए तो आप पूछिए कि उनके क्षेत्र में या उनके ज़िले में कितने लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई, या कितना लीटर उनके विधानसभा में नीचे के जो हमारे वनवासी बंधु हैं जो जानवर पालते हैं, कितना लीटर गौमूत्र लेकर के आए। और उसमें भी आप एक सूचना का अधिकार लगाइए, करोड़ों रुपए का घोटाला आपको दिखेगा। करोड़ों रुपए का गौमूत्र खरीद करके नहीं पता नहीं कहाँ तक भेज दिए होंगे, विदेशों में चला गया होगा यहाँ का गौमूत्र। कोंडागांव में है, कोंडागांव की बात कर रहे हैं सर। कांग्रेस ये भी कहती है कि हमने बहुत सारे टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की। आप ही के केशकाल में है टाटा मारी, उसका भी उद्घाटन किया भूपेश बघेल जी ने, और यहाँ पे बहुत सारी है जिनको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। मेले भी यहाँ के फेमस है। मेले कांग्रेस के टाइम में शुरू नहीं हुए, कोंडागांव मेले का इतिहास है। मेले तो मैं अपने तरफ से नहीं 500 साल पुराना इतिहास है। मैं टाटा मारी की बात, टाटा मारी कोई भूपेश बघेल जी क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं बना भैया। आप पता लगाइए, टाटा मारी पहले से चल रहा था, वन विभाग का एक प्रोजेक्ट है। और वो ठीक है, कोई शासन आता है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, उसमें बढ़ावा दिया। टाटा मारी के जो कॉटेज बने हैं, क्वार्टर बने हुए हैं, उसमें रिनोवेशन का काम हुआ। और आप उसका हिसाब किताब तो देखिए, कौन आके काम किया, कितने में काम किया, कितने रुपए का भुगतान हुआ। यहाँ पे एक लिमदरहा करके केसकाल में ही एक रोड के ऊपर आप देखेंगे एक पर्यटन केंद्र बना है, उसमें लगभग करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। आप जाके देखिए, पैसे का बंदरबाट हुआ है, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज भी आप हम जांच करवाएंगे तो उसमें भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी इनकी। और वो रख रखाव के अभाव में उद्घाटन के तुरंत 1 साल बाद ही जर्जर अवस्था में चला गया। और वो प्रोजेक्ट कोई भूपेश बघेल जी या कांग्रेस सरकार का टाइम का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नीलकंठ टेकाम कलेक्टर थे, तब का प्रोजेक्ट है वो। ठीक है, प्रोजेक्ट बना होता है, कोई सरकार चेंज हो जाती है तो वो भी उसको बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट चालू हैं, कई प्रोजेक्ट आए हैं, तो क्या हम उसको बंद कर देंगे? अच्छी चीज़ें होंगी तो हम भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी सरकार आए, आपके समय में आएगी, उनके समय की जो योजनाएं चल रही है आप अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका नाम बदल देंगे, वो तो हर सरकार में होता ही है सर। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा था पर्यटन को लेकर, यहाँ के जो मेले मड़ाई हैं, यहाँ के जो आदिवासियों के खान पान है, इसको लेकर क्या कुछ संभावनाएँ आप देखते हैं? जरूर, जो वो चाहते हैं। ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार जनता की है, जनता ने चुनी है। यहाँ के रहने वाले लोग जैसा चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे मंत्री बराबर उससे बढ़ के उनको सहयोग करेंगे।
और जो भी संभावनाएं होंगी उसे हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं, हम उसमें कितना काम कर सकते हैं। बिल्कुल हम इसके लिए जनता को आज हम विश्वास दिलाते हैं। जो भी कोंडागांव क्षेत्र में संभावना होंगी, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, यहाँ के रहवासी जिस संस्कृति में रहते हैं, हम उनको जो भी सुविधाओं की आवश्यकता हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको 100% पूरा करेगी। जी, यहाँ नक्सल प्रभावित भी ये एरिया है सर, और अभी सरकार ने एक नया योजना लाया है नियत नार, जो कि आपका अच्छा गांव, जिसका हिंदी में सार होता है। आपको लगता है कि इस योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ पर विकास होगा, कैंप खोले जाएंगे, ऐसा कहना है? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना लाई और गांव का विकास हो, नक्सली पीछे हटें। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में आपने देखा कि नक्सली पीछे हटे थे, उसका कारण विकास था। सड़कें बनी, बिजली आई, विकास हो, स्कूल खुले, साधन बढ़े और सरकार जगह जगह कैंप खोली। नक्सली के पैर उखड़ने लग गए थे, लगभग नक्सलवाद खत्म की तरफ था। पिछले 5 साल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, आज हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की हत्या नक्सलियों ने की, ये कांग्रेस के 18 से 23 के कार्यकाल में हुआ। तो हमारे गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया, बिल्कुल आश्वस्त किया है कि हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नहीं अपीति जहाँ भी नक्सलवाद है, जहाँ भी आतंकवाद है, उसको हम जड़ सहित खत्म करेंगे। उसके लिए आपको वहाँ विकास भी करना, जहाँ विकास होगा, विकास ही एक ऐसा रास्ता है, लोग विकास के माध्यम से जुड़ेंगे और नक्सलवाद अपने आप पीछे भागेगा। जी, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि आप लोगों के आने के बाद नक्सली हमले ज़्यादा हुए हैं। अब कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। वो कांग्रेस भी समझती है, आप भी अच्छे से समझते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है किसके टाइम में नक्सलवाद ज़्यादा था और कब कम हुआ। और न कांग्रेस के टाइम आपको मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग हुई। हमारे नारायणपुर में जिला के उपाध्यक्ष, आप चुनाव के वक्त में हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या होती, चाहे नारायणपुर हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे नांदगांव हो। कांग्रेस बीजेपी के ही बड़े लीडर की हत्या हुई। आप उसको अच्छी तरह समझते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। अभी गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि हम संवाद करेंगे, आपको लगता है संवाद कायम होगा? बिल्कुल, संवाद एक रास्ता 4 है। शर्तें भी रख दी हैं नक्सलियों ने कि कैंप नहीं खोला जाना चाहिए, तब हम संवाद के लिए तैयार नहीं, हैं। वो अब देखो, हमारे गृह मंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो भी समाधान हो, जो भी रास्ते हो, पहला रास्ता बातचीत का होता है। अगर बातचीत में आदमी सफल नहीं होता तो दूसरे कदम उठाता है। उन्होंने अच्छा एक प्रयास किया है और मैं चाहता हूँ उसमें सफल हों और नक्सलवाद ख़त्म हो, ताकि हमारे लोग विकास से जुड़ सके, विकास हो और हमारे प्रदेश की उन्नति हो और सब शांतिपूर्ण जीवन जिए। चुनाव तो अब होने ही वाला है, लगता है इस बार 400 पार का जो नारा दे रही का पूरा हो गया, और 370 तो बीजेपी कह रही है कि हम खुद अपने दम पे लाएंगे, वो तो गठबंधन वाले 400 कह रहे हैं। लगता है इस बार? बिल्कुल। क्या आप भी मीडिया जगत से जुड़े हैं? जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव में आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, अपनी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहुमत की सीटें आई। 14 के चुनाव में भी आपने देखा, पूरे राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से नीचे जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 303 पहुंची। और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 19 का चुनाव जब खत्म हुआ, उसी दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी कि हमको कहाँ नुकसान हुआ, हम आने वाले 24 के चुनाव में इसकी भरपाई कैसे करें और किस राज्यों में हमको हमारी सीटें बढ़ें, उस दिशा में काम करना स्टार्ट कर दिया। वो एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो 19 के चुनाव के बाद से लगातार 5 वर्षों से सरकार के साथ साथ सीटें कैसे बढ़ें, हम किन राज्यों में सीटें बढ़ाएं, जहां हमारी सीटें कम हैं उस पर काम किया गया। तो उसका परिणाम आने वाले चुनाव में आप 4 जून में, आपको 4 जून दूर नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, इसलिए भी क्योंकि भाई कांग्रेस जब थी तो अब की बार 75 पार का नारा देते देते 35 में सिमट गई। आप लोग भी आत्मविश्वास में अब की बार 400 पार मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमको अपनी जनता पर विश्वास है, उनके साथ जनता नहीं है। मैं आज भी आपको बोलता हूँ, हमको हमारे वोटर पर पूरा विश्वास है, काम पे विश्वास है और लोगों को भी विश्वास है कि ये आने वाला 5 साल
भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल होगा। तो लोग भी इसको देखना चाहते, गवाह बनना चाहते हैं उसके। तो इसलिए आज भी आपको कह रहा हूँ, जिस दिन 4 जून आएगा आप मुझे याद करना कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी जो 370 का भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा दिए 370, हम उसके 1-2 सीट आगे ही बढ़ेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, आसपास रहेंगे। ये आज आपको विश्वास दिलाता हूँ जी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, इसको लेकर क्या भविष्यवाणी? बिल्कुल, मैं तो आपको 2 बार 3 बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी और सत्ता से चली गई थी, 15 सीटों में सिमट गई थी, तब भी हमारी जनता ने आशीर्वाद दिया। 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। जो मीडिया को और बाकी अन्य लोगों को विश्वास नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीट में समेट रहे थे। चलिए, जाते जाते सर यही पूछूंगा कि दीपेश अरोड़ा जी कहाँ तक अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? चूँकि इतने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं, तो फिर सोच तो होगी कहीं? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो सोचता है उससे ज़्यादा मिलता है। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता आ रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व दिया जो जिले का सर्वोच्च पद होता है। मैं जिलाध्यक्ष बना, पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ, पार्टी ने मुझे योग्य समझा, और मैं जितनी मेरी ताकत थी उससे ज़्यादा मेहनत करके कार्यकर्ताओं को साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास के माध्यम से सबको लेके चला। आज उसका परिणाम आपको देखने को मिला है, और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जीवन भर कार्यकर्ता रह करके काम करना चाहता हूँ। पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी उसमें मैं खरा उतरूँगा। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, एक कार्यकर्ता हूँ और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहूँगा। कभी भी मैं अपने जीवन में मांग के कोई पद नहीं लिया। पार्टी मुझे अगर सामान्य कार्यकर्ता बना के रखेगी तो उसमें भी मैं बहुत खुश रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों को कुछ हमारे माध्यम से संदेश देना। बिल्कुल, मैं अभी जो जनता ने हम पर विश्वास जताया और दोनों सीट हमारी झोली में डाली, और मैं, ये सरकार मेरी नहीं है, ना मेरे विधायकों की नहीं है, ना हमारे मुख्यमंत्री, ये जनता की सरकार है और जनता के हिसाब से चलेगी। और आने वाला समय, ये हमारा सेमीफाइनल का मैच था, हम फाइनल में कैसे जीतें, मैं जनता से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए जनता से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने पिछले चुनाव में हमको सहयोग दिया, और आने वाला समय चुनाव का बिगुल बज चुका है, दोनों लोकसभा की तिथि आ चुकी है, और आपका सहयोग समर्थन हमें मिले, यही मैं उनसे आशा रखता हूँ। तो आपने सुना दीपेश अरोड़ा जी को, जो कि कोंडागांव भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जिनका कहना है कि इस बार, अब की बार 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है उसे पूरा करेगी, और साथ ही साथ अपने क्षेत्रवासियों को कह रहे हैं कि जो भी दायित्व पार्टी की तरफ से उनको दिया जाता है वो पूरी तरीके से करने के लिए तैयार। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगली बारी होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।